सो हेलो बच्चा गाइस, क्या हाल चाल। एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके ऋषभ त्यागी सर आए हैं पेस बैच का एक और नया लेक्चर लेकर, एक और नया तड़कता भड़कता चैप्टर लेकर, जिसका नाम है सब्सिडरी बुक्स। मतलब सर, आपको मैंने बताया था कि अगर हमारे पास छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस हैं या कम ट्रांजैक्शंस हैं तो हम जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन हमारे ट्रांजैक्शन बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, तो अब हमें उस जर्नल को सब जर्नल में करना पड़ा, जिसको हम सब्सिडरी बुक का नाम कहते हैं। यानी कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग बुक है, जैसे परचेज के लिए अलग है, सेल्स के लिए अलग है, रिटर्न के लिए, दोनों के लिए अलग है। कैश बुक आपने पहले पढ़ा ही था, डबल कॉलम कैश बुक पढ़ा ही था। बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल बहुत सारे बच्चों के कोर्स का पार्ट नहीं है, और आपका जर्नल प्रॉपर। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी यही सारी बुक्स, और इसका फॉर्मेट क्या होता है और किस तरीके से हम इनके क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला आपके पास है परचेज बुक, या आप कह सकते हो परचेज जर्नल। उम्मीद है आप सभी लोग परचेस को तो जानते होंगे। यस सर, वही बचपन में देखा था, बड़ी शरारत करता था। नहीं बेटा, वो नहीं है। परचेस का मतलब है सामान को खरीदना, इस पर्पस से कि आप उसे बेचोगे। मतलब सर, अगर मैं कोई भी चीज इसी पर्पस से खरीद रहा हूं कि मैं उसको बेचूंगा, मैं उसको रीसेल करूंगा, तो मैं उसको परचेस का नाम दे रहा था। यस सर। अगर मेरा बिजनेस जिस चीज का है, फॉर एग्जाम्पल मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, तो मैं चेयर खरीद रहा हूं, टेबल्स खरीद रहा हूं, अलमीरा खरीद रहा हूं, तो ये सारा का सारा मेरा परचेज के हिसाब से देखा जाएगा, क्योंकि मेरा पर्पस ही है इसको सेल करने का। यही मेरा काम फर्नीचर का है, खरीद मैं मशीन रहा हूं, खरीद मैं कपड़े रहा हूं, तो मैं उसको उसी के नाम से रिकॉर्ड करता। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। सारी परचेज किसकी? गुड्स की। और कौन सी परचेज? उधार। अगर आपने गुड्स को परचेज किया है और वो भी उधार किया है, तभी आपका परचेज में आएगा, वरना वो नहीं आएगा। तो क्या कह रहा है? गुड्स होने चाहिए जिसको आप रीसेल करने के पर्पस से खरीद रहे हैं, और उसको आपने उधार खरीदा हो, तभी परचेज बुक में आएगा। दोबारा समझेंगे। गुड्स खरीदा है, बेचने के पर्पस से खरीदा है, रीसेल करने के पर्पस से खरीदा है, और उधार खरीदा है, तभी हम परचेज बुक डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। कैश डालेंगे तो उसको भी नहीं आएगा। क्लियर सभी को? यस सर। तो गुड्स here mean only those things in which the firm is dealing। गुड्स का मतलब यहां पर है जिसमें हमारी फर्म डील कर रही है। डील मतलब जिसे बेच रही है, जिसे खरीद ही इसी पर्पस से रही है कि उसको बेचेगी। अगर मेरा कपड़े का बिजनेस है, नहीं है रियलिटी में, मजाक कर रहा हूं, अगर मेरा कपड़े का बिजनेस है और मैं क्लॉथ वगैरह खरीद रहा हूं, तो वो मेरे लिए मेरा गुड्स है। अगर मेरा फर्नीचर का बिजनेस है और मैं फर्नीचर से रिलेटेड चीजें खरीद रहा हूं, तो वो मेरा गुड्स है। तो डिपेंड्स कि मेरा बिजनेस किस चीज का है, मैं किस चीज को रीसेल करने के पर्पस से खरीद रहा हूं, और उधार। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है। इन अदर वर्ड्स, These are the articles which are purchased for resale। दूसरी भाषा में कहा जाए कि ये हमारे पास वो आर्टिकल्स होते हैं जो आपने खरीदे ही इसी पर्पस से हैं कि आप उसे बेचोगे। फॉर एग्जाम्पल, अ फर्म डीलिंग इन क्लॉथ, वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक फर्म अगर क्लॉथ में डील कर रही है, तो अगर वो क्लॉथ परचेज करती है, तो वो उसके लिए क्या है? परचेज ऑफ गुड्स। और कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? परचेज बुक में। बट इफ द सेम फर्म परचेज फर्नीचर, बिजनेस काय का है? कपड़े बेचने का। खरीदा क्या है? फर्नीचर। तो वो उसका गुड्स नहीं माना जाएगा, ये उसकी एक एसेट्स है, तो इसको हम एसेट्स में डालेंगे, ना कि परचेज बुक में। परचेज बुक को हम इनवॉइस बुक या सॉरी, परचेज बुक को हम परचेज
इनवॉइस बुक या फिर परचेज डे बुक भी कहते हैं। यहां पर कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो आपको रिकॉर्ड नहीं करने। सबसे पहला कैश परचेज, भले ही आपने वो चीज खरीदी हो जो रीसेल के पर्पज से है, फर्क नहीं पड़ता, उसको आप अगर ने नगद खरीदा है, अगर आपने उसको नगद खरीद लिया तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैश परचेज आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस बुक सिंस दीज वर बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, है ना। चलिए आगे, परचेज ऑफ एसेट्स, अगर आपने किसी एसेट्स को परचेज किया है और उस एसेट्स को बेचने का पर्पस नहीं है, आपका बिजनेस ही नहीं है साहब उसको बेचने का, तो वो आपकी एसेट्स है। तो ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। परचेज ऑफ एसेट्स जैसे कि मशीनरी है, फर्नीचर है, टाइपराइटर्स है, आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक ये आपका बिजनेस ना हो। ये कहां रिकॉर्ड करे जाएंगे, या तो जनरल प्रॉपर में करे जाएंगे, अगर उधार खरीदे हैं और नगद खरीदे हैं तो कैश में करा जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, आप परचेज बुक के ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं और उसका ट्रीटमेंट कहां कहां और किस तरह से करा जाता है। The source document on the basis of which the transaction are recorded in the purchase book are invoice या फिर bill receipt। सोर्स डॉक्यूमेंट यानी कि जो सबूत है जो साबित करेगा कि हाँ भाई साहब आपने इतने रुपए का सामान खरीदा है, इस पर्सन से खरीदा है, उधार खरीदा है, उसे देखकर आप परचेज बुक में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। एन इनवॉइस कंटेन द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, रेट, अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट। जो आपका इनवॉइस होता है उसमें दिया होता है कि आपने इतनी मात्रा का गुड्स खरीदा है, पर क्वांटिटी के हिसाब से उसकी रेट ये है, उस पर ये तरह ट्रेड डिस्काउंट शामिल है। अब ट्रेड डिस्काउंट आपने पढ़ा था, द अमाउंट ऑफ परचेज टू बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक इज ऑलवेज अराइव्ड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। जब भी आप परचेज बुक में अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे, अगर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट गिवन है तो पहले उसमें ट्रेड डिस्काउंट आपको निकालना है, फिर उसमें से माइनस करना है, उसके बाद आपको उसकी वैल्यू को आगे बढ़ाना है। फॉर एग्जांपल, अगर लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, एमआरपी। जो एमआरपी होती है उसी को हम लिस्ट प्राइस कहते हैं। अगर लिस्ट प्राइस है 10,000 का और आपसे कहा जा रहा है 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो बच्चा जानता है कि 10,000 का अगर 20% निकालूंगा तो 2,000 आएगा। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यहां पर। तो 10,000 का 20% 2,000, 10,000 में से 2,000 माइनस करोगे तो बहुत ही भयंकर कैलकुलेशन के हिसाब से 8,000 रुपए आएगा आपका परचेज बुक में। लेकिन सर अगर हमने इसको नगद खरीदा होता तो रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन सर अगर हमने फर्नीचर खरीदा होता, मशीन खरीदी होती जो कि हमारा बिजनेस ही नहीं है, तो रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, चलिए तो अब हम आपको दर्शन कराते हैं। ये आपका फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स यानी कि यहां पर नेम ऑफ द सप्लायर्स है, इनवॉइस नंबर है, लेजर फोलियो है, डिटेल्स है, परचेज में कितना, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी और टोटल अमाउंट। इससे तो आप वाकिफ होंगे, याद होगा कि जब जीएसटी का चैप्टर पढ़ रहे थे तो परचेज पर, एसेट्स के परचेज पर, एक्सपेंसेस के बियरस पर आप इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी को देख रहे थे। अगर स्टेट टू स्टेट था तो 2 पार्ट में जा रहा था जीएसटी, और आउट ऑफ स्टेट था तो सिर्फ 1 पार्ट में जा रहा था। तो इसको समझाने के लिए मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिया है, और क्योंकि ये एक प्रॉपर फॉर्मेट यहां बना हुआ है तो मैं इसी पर आपको इस क्वेश्चन को करके बताता हूं। देखिए भाई क्या कह रहा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर। किसका बिजनेस का, इलेक्ट्रिक स्टोर का। तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी चीजें खरीदेगा वो उसका परचेज का पार्ट है, वो उसका गुड्स है। इलेक्ट्रिसिटी के अलावा कोई और बिजली खरीद ली तो वो उसके एसेट्स का पार्ट नहीं है। जैसे 2 जनवरी परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या भाई, ना भाई होगा भाई, सूर्या भाई। तो परचेज गुड्स कराए हमने सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर से, चांदनी चौक, दिल्ली। इनवॉइस नंबर गिवन है, आपसे कह रहा है 40 ट्यूबलाइट्स 500 ईच,
15 टेबल फैन 2000 ईच और ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 20%। देखो इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखेंगे। 2 जनवरी, ठीक है, तो यहां पर मैंने डाला 2 जनवरी। किससे खरीद रहे हैं हम? सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर। तो सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर, ठीक है। आपको क्वेश्चन में इनवॉइस नंबर भी दे रखा है 480, ठीक। अब डिटेल देखिए, कहां गए भाई? 40 ट्यूबलाइट्स 500 ईच, तो 40 ट्यूबलाइट एट द रेट 500, तो 40 ट्यूबलाइट और एक 500 रुपए की है, तो 500 इंटू 10 5000, 40 यानी कि 20,000 रुपए यहां आ गए। उसके बाद आपसे कह रहा है 15 टेबल फैन 2000 ईच, तो 15 टेबल फैन एट द रेट 2000 ईच, तो 2000 इंटू 10 20,000 और 5 30,000, यानी टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 50,000। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि इस पर ट्रेड डिस्काउंट भी है 20%, तो ट्रेड डिस्काउंट को लेस करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो इसका 20% निकालेंगे तो 50,000 का 20% आएगा आपका 10,000 रुपए, और इसको आप लेस करेंगे तो ये आया आपका 40,000। ये 40,000 है आपकी परचेज की वैल्यू। अब इस पर आपका जीएसटी भी शामिल है 6%, 6%, तो 40,000 का यानी कि एक तरीके से हो गया आपका 12%, तो 6% 40,000 का आपका हो जाएगा 2400 रुपए। अब 2400 रुपए आपका ऐड करेंगे, ऐड इनपुट सीजीएसटी और ऐड इनपुट एसजीएसटी, तो 40,000 का 6% 2400, अगेन 2400, और टोटल कितना हो गया? 44,800। अब इस वैल्यू को आप पुट कैसे करेंगे? परचेज में आपका जाएगा 40,000, इनपुट सीजीएसटी में जाएगा 2400, यहां भी आपका जाएगा 2400, और दोनों का टोटल करके जाएगा आपका 44,800। इस तरह से हमको इसका ट्रीटमेंट करना होता है। नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट के लिए मैं यहां फॉर्मेट बना लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो क्वेश्चन में। चलिए, यहां डेट थी आपकी, डिंग 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 डिंग, या नेम ऑफ द सप्लायर है, यहां आपका इनवॉइस नंबर है, यहां आपका एलएफ है, यहां पर आपकी डिटेल्स है, यहां पर आपका परचेज है, यहां पर आपका इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी और टोटल, ठीक है। तो यहां लिख भी देते हैं डेट, नेम, इनवॉइस, एलएफ, डिटेल्स, परचेज, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी और टोटल, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए बेटा, क्या कह रहा है आपसे? अब कह रहा है 10 जनवरी को गुड्स खरीदा है न्यू लाइट ट्रेडर से, कनॉट पैलेस न्यू दिल्ली, इनवॉइस नंबर दे रखा है आपको, ठीक है। न्यू लाइट ट्रेडर्स, तो किससे खरीदा है? 10 तारीख को, 10 जनवरी न्यू लाइट ट्रेडर्स, ठीक है। न्यू लाइट ट्रेडर्स से खरीदा है। क्या क्या खरीदा है आपने? आपने खरीदा है 10 सीलिंग फैन 3000 ईच, तो 10 सीलिंग फैन एट द रेट 3000 ईच, तो 3000 इंटू 10 हो जाएगा आपका 30,000, ठीक है। उसके बाद और क्या दे रखा है? 20 इलेक्ट्रिक आयरन 500 ईच, ठीक है, तो 20 आयरन एट द रेट 500 ईच, तो आपका 10,000 का ये हो गया 40,000 टोटल। और कुछ खरीदा है? और कुछ नहीं खरीदा, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो यहां पर आपने जोड़ा 40,000, लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट
10%, तो 40,000 का 10% 4,000 आएगा। 4,000 माइनस करने के बाद ये आपका आ गया 36,000। ये 36,000 किसकी वैल्यू है? ये 36,000 है परचेज की वैल्यू। अब इस पर आपको जीएसटी लगाना है। कितना परसेंट बताया था? 12% बताया था। तो आप जब इस पर जीएसटी लगाओगे तो इसका 10% हो गया 3600, और 3600 में 360 और प्लस कर देंगे। तो हम यहां पे आपका क्या करते हैं, ऐड सीजीएसटी और ऐड एसजीएसटी। फिलहाल की कैलकुलेशन के लिए हम यहां पर कर लेते हैं 36,000 का 6% 1 और 2, तो ये आपका आ जाएगा 1800। ठीक है, 6% है, 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हो सर? क्या बात है सर, है फुल जोश में हो। चलिए 36,000 का 6%, 0 0 0 0, 6 0 0, 6 6 36, 3 कैरी, 6 3 18 और 3 20, 2160 आ रहा है 6% तो। ठीक है, तो 2160 यहां और 2160 यहां, तो ये अगर आप जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा कितना? ये आपका 0, 6 और 6 12, एक कैरी 3, ये आपका 10, एक कैरी 4, ज्यादा आना चाहिए। दोबारा करते हैं। ठीक है, ये आपका आ रहा है 40,320, 40,320 आ रहा है 12%। फिलहाल इसको मैं एक बार रीचेक और करना चाहूंगा। ये हमारा लग रहा है कि सही है कि नहीं है, बट मैं अगेन करना चाहूंगा। 36,000 का अगर मैं 12% डायरेक्ट निकालूंगा तो 0 0 0 0, फिर अगेन 2 0 0, 2 6 12, 1 कैरी, 2 3 6 1 7, फिर अगेन 0 6 3, 0 2 3 4 3 2 0 आ रहा है, यानी कि सही ही है हमारा। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, 36,000 तो परचेज में डालेंगे, 2160 रुपए इनपुट सीजीएसटी में, 2160 रुपए इनपुट एसजीएसटी में, यहां पर कुछ नहीं, और टोटल आ गया 40,320, 40,320। आगे देखते हैं। आगे आपसे कह रहा है, ये हो गया 20 जनवरी को परचेज गुड्स फ्रॉम रविंद्र इलेक्ट्रिक कंपनी, पटेल नगर, दिल्ली। ओके, चलिए यहां देखते हैं। 20 जनवरी को क्या क्या किया है, किससे खरीदा है? रविंद्र जी से, रविंद्र जी से खरीदा है। पेन चेंज कर लें। चलिए, क्या क्या खरीदा है? खरीदा है 100 डजन बल्ब खरीदे हैं, 600 पर डजन, 100 डजन एट द रेट 600, तो 10 का हो गया 6,000, तो 60,000 के तो भाई साहब बल्ब ही बल्ब कर दे, रोशनी ही रोशनी कर दी। ये वो रोशनी नहीं है जो आपके, समझ जाइए। हाँ जी, उसके बाद आपका 20 वाटर हीटर 1,000 ईच, तो 20 वाटर एट द रेट 1,000 ईच, तो 10 हो गई 10,000 की, तो ये आपका हो गया 20,000 का। टोटल हो गया आपका 80,000। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? 25% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट 25%, तो 80,000 का 10% 8,000, 20% 16,000 और 25% 20,000 हो जाएगा, यानी कि परचेज की वैल्यू आएगी 60,000, परचेज की वैल्यू आएगी 60,000। उसके बाद 60,000 का 6% आप निकालोगे तो 3600 यहां और 3600 ही यहां, और टोटल आपका आ जाएगा 67,200। नेक्स्ट देखते हैं। 22 तारीख को बॉट फ्रॉम सनी लैंड, मेरे घर का नाम भी सनी है, लाजपत नगर न्यू दिल्ली फॉर कैश। यहां पर जो हमने सामान खरीदा है सर, वो नगद खरीद लिया, कैश में खरीद लिया, ये यहां पर नहीं आएगा, ये आप कैश बुक में इसका ट्रीटमेंट करेंगे। बॉट फ्रॉम फैशन फर्नीचर कंपनी चित्रागुप्ता
लिमिटेड। क्या खरीदा है? फर्नीचर खरीदा है सर, और वो भी उधार। ये तो परचेज बुक में जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसका बिजनेस फर्नीचर बेचने का तो था ही नहीं। और ये कैश बुक में भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो एसेट्स को नगद नहीं खरीद रहा है। इसको हम कहां डालेंगे? जर्नल प्रॉपर में। तो ये आप अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? सिंपली सबका टोटल कर देंगे और उसको लिख देंगे। ये तो था आपका परचेज बुक। क्या फर्क है सर परचेज बुक में और परचेज अकाउंट में? परचेज बुक एक पार्ट है जर्नल का, परचेज अकाउंट एक पार्ट है किसका? लेजर का। डिफरेंस है फॉर्मेट का। परचेज अकाउंट और परचेज बुक में कुछ भी डिवाइडेड होता है डेबिट और क्रेडिट में, लेकिन परचेज अकाउंट डिवाइड होता है डेबिट एंड क्रेडिट। अभी आपने फॉर्मेट देखा था परचेज बुक का, उसमें आपको डेबिट क्रेडिट नहीं दिखा, लेकिन परचेज अकाउंट में आपको डेबिट क्रेडिट दिख जाएगा। परचेज बुक रिकॉर्ड करता है सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, लेकिन उसमें हमारा अगर परचेज आएगा तो कहां पे? परचेज अकाउंट आएगा तो उसमें दोनों चीज रिकॉर्ड होगी, चाहे वो उधार हो चाहे वो नगद हो। ये फर्क होता है परचेज बुक में और परचेज अकाउंट में। उसके बाद है सेल्स बुक। कुछ फर्क नहीं है परचेज और सेल्स में, बस वहां पर आप खरीद रहे थे उधार, यहां पर आप बेचोगे उधार। यानी कि अगर आप सेल्स कर रहे हो अपने बिजनेस, जो आपका बिजनेस है उसी सामान को बेच रहे हो लेकिन उधार, तभी आप सेल्स बुक में उसको रिकॉर्ड करोगे, वरना आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। सर अगर मैं फर्नीचर बेच रहा हूं यहां पर तो अभी वही सेम लॉजिक लगेगा। हाँ बेटा, अगर वो आपका बिजनेस नहीं है, उसमें आप डील नहीं कर रहे हो, तो वो वाला रूल यहां पर नहीं लगेगा। क्या कह रहा है? ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। सारी क्रेडिट सेल्स कहां रिकॉर्ड होगी? सेल्स बुक में। कैश सेल्स विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड नॉट इन द सेल्स बुक। जो कैश सेल्स है वो तो रिकॉर्ड कहां होगी? कैश बुक में, और सेल्स बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सिमिलरली क्रेडिट सेल्स अदर देन गुड्स, गुड्स के अलावा आपने कुछ उधार बेचा है, एसेट्स बेची है, तो वो यहां पर नहीं जाएगी। तो वही कह रहा है कैश सेल्स रिकॉर्ड नहीं करते, सेल ऑफ एसेट्स रिकॉर्ड नहीं करते। सेल ऑफ एसेट्स जब ही रिकॉर्ड करेंगे बच्चा जब वो हमारा बिजनेस होगा। तो ये फॉर्मेट है, कुछ कुछ उसी की तरह है जैसा आपका परचेज बुक था, कुछ कुछ उसी की तरह परचेज रिटर्न का आएगा, कुछ कुछ उसी की तरह हमारा सेल्स रिटर्न का आएगा। देखो यहां पर डेट, यहां पर कस्टमर जिसको सामान आप बेच रहे हो, या इनवॉइस नंबर, डिटेल, सेल कितने की हुई। अब आपको याद होगा परचेज पर इनपुट लग रहा था, यहां पर क्या लगेगा? आउटपुट लगेगा। ठीक है, चलिए हम समझते हैं क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन है आपके सामने, प्रिपेयर अ सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ नवकेतन फर्नीचर हाउस लुधियाना पंजाब। एज्यूम करना है सीजीएसटी और एसजीएसटी 6%। ओके, 1 मई को गुड्स बेचा है 5 स्टार फर्नीचर को। ठीक है, फर्नीचर है 5 स्टार, यहां पर रिकॉर्ड करते हैं कब किया है? 1 मई को। तो 1 मई 5 स्टार क्या क्या बेचा है बेटा? 150 चेयर्स, 150 चेयर, और एक चेयर है आपकी कितने की? 1800 रुपए की। तो 1,80,000, 2,70,000 की तो चेयर्स ही चेयर्स हो गई। ठीक है, उसके बाद 36 टेबल्स हैं 5,000 ईच की। तो 36 टेबल्स एट द रेट 5,000 ईच। 5,000 ही है ना? हाँ जी, 5,000 ईच। अब अगर आप इसमें 10 करते हो तो 50,000, 1,00,000, 1,50,000 और 6, 1,80,000 की यहां पर उन्होंने टेबल्स खरीद ली। और कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा सर। अब इसका टोटल कर दो, 2,70,000 में 1,00,000 जोड़ोगे 3,70,000, 3,70,000 में एक और तो 4,70,000। अब 20,000 माइनस कर दो तो 4,50,000 का हमने सेल्स किया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% डिस्काउंट है, तो ये ट्रेड डिस्काउंट है, तो लेस करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना? 20%। तो इसका आप 10% 45,000, 20% हो गया 90,000।
माइनस कर दो तो ये आ गया आपका 3,60,000, यानी एक्चुअल सेल्स कितने की हुई है? 3,60,000 रुपए की सेल्स हुई है। ठीक है, अब आप अगर क्वेश्चन में देखेंगे यहां पर आपको CGST और SGST भी दिख रहा है 6%। तो आप अभी आपने देखा था जब आप 6% निकाल रहे थे तो शायद 2160 आ रहा था, 2160 आ रहा था। तो जब 2160 आ रहा था तो वहां पर हमने इसका 6% करा। ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा? यहां पर आ जाएगा आपका 21,600। तो ऐड कर देंगे, ऐड इनपुट CGST और ऐड इनपुट SGST, 21,600 और 21,600। याद होगा वहां पर हमारा आंसर आया था 40,320, यहां पर आएगा 4,03,200। एक्चुअल सेल्स कितने की हुई? 3,60,000 की। आउटपुट CGST यहां पर टोटल 4,03,200। ठीक है, इसी तरह से आपको ट्रीटमेंट करने हैं। जैसे अब देखो, सोल्ड गुड्स टू विशाल फर्नीचर हाउस, तो सेम ऐसे ही करेंगे। 10 अलमीरा के हिसाब से आप करेंगे, जैसे मैं बताऊं फॉर्मेट में, यहां पे करेंगे 10 अलमीरा के साथ। तो 10 अलमीरा 11,000 इंटू 10 करोगे तो 1,10,000 यहां हो गया, और 18,000 इंटू 5 करोगे तो 90,000 यहां हो गया। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया? 2 लाख हो गया। दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो गया बेटा? 2 लाख हो गया। 2 लाख का 15% निकालोगे यानी कि 30,000, वो ट्रेड डिस्काउंट हो गया। तो 1,70,000 पे आप 6% निकाल के CGST SGST में डाल देंगे। नेक्स्ट देखिए, सोल्ड गुड्स टू प्रकाश फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली। अब ये सामान जो है वो आउट ऑफ स्टेट चला गया। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें 100 चेयर्स 2,000 ईच, तो 2,000 इंटू 100, तो 2,000 इंटू 100 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 लाख, और 2 लाख का 5% डिस्काउंट कितना आएगा? 10,000 रुपए। तो यहां पर आ जाएगा 1,90,000। अब जो GST है वो एक ही साइड जाएगा 12%, तो 1,90,000 का 12% निकाल के आप वैल्यू पुट कर दोगे। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू प्रकाश फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली, एक ही है, वहां भी IGST था, यहां भी। अच्छा, ये सेम ही है बेटा, वो सेम ही दोबारा लिख गया है, जो नीचे लिखा हुआ था वही ऊपर लिख गया है, सेम ही वैल्यू है। उसके बाद है सोल्ड गुड्स टू मूनलाइट फर्नीचर फॉर कैश। यहां पर हमने जब गुड्स बेचा है तो नगद बेच दिया, जब नगद बेच दिया तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू सुनील मशीनरी। अरे सर, इसका बिजनेस तो फर्नीचर का था और खरीदी है मशीनरी, तो इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद है परचेज रिटर्न बुक, या आप कह सकते हो परचेज रिटर्न जर्नल। आपने सामान को खरीदा था, अब उसमें से कुछ सामान आप वापस कर रहे हो, तो जब आप सामान को वापस करते हो तो उसको भी आपको फॉर्म में करना पड़ता है, ताकि आप एक्चुअल अमाउंट पता कर पाओ कि हाँ, इतने का सामान परचेज किया था और एक्चुअल में इतना पैसा हमको वापस देना है। तो दिस बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ सच गुड्स एज वर परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस। ऐसे गुड्स का रिटर्न यहां पर किया जाता है जिसको हमने क्रेडिट बेसिस पर परचेज किया था। इसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। आउटवर्ड का मतलब गुड्स आपके पास से जा रहा है, रिटर्न आउटवर्ड, गुड्स आपके पास से जा रहा है। तो देयर में बी वेरियस रीजन फॉर रिटर्निंग द गुड्स टू द सप्लायर। काफी सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आप खरीदा हुआ गुड्स वापस कर रहे हो। जैसे when the goods delivered are not according to the sample, जब आपके पास जो गुड्स आया है वो सैंपल के हिसाब से नहीं था, दिखाया कुछ और है, भेजा कुछ और है। when the goods are not according to the order,
या फिर वो डिफेक्टिव है, डैमेज है, या जितना मंगाया था उससे ज्यादा आ गया, या फिर टाइम पर नहीं आया। तो बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। हो सकता है जो इसमें दे रखे हैं इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हो जाए जिसकी वजह से आपको गुड्स वापस करना पड़े। तो जब हम गुड्स को वापस करते हैं तो यहां पर आपको दिख रहा है डेबिट नोट। अब यहां पर हम बिल्कुल सेम है, कुछ फर्क नहीं दिखेगा, बस आपको रिटर्न दिख रहा है, डेट है, नेम ऑफ द सप्लायर है, वहां इनवॉइस था या डेबिट नोट है। याद रखिएगा परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट और सेल्स रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट। परचेज रिटर्न कितने का किया है, इनपुट इनपुट आईजीएसटी अमाउंट। देखो करके बताता हूं। सबसे पहला 15 तारीख 15 जून को आपने गुड्स रिटर्न किया है राधा कृष्ण एंड सन्स को। तो यहां पर हम लिखेंगे 15 जून 15 जून राधा ही नहीं ना, कोई और क्वेश्चन देख लिया क्या मैंने? अच्छा सेठ में पहुंच गया मैं। हाँ जी, राधा कृष्ण एंड सन्स। अच्छा ये रहा, सॉरी आगे पहुंच गया मैं। ऐसा ही होता है, राधा जी का नाम आते ही। हाँ जी, राधा कृष्ण। तो यहां पर 15 जून राधा कृष्ण। आपसे राधा कृष्ण ने 20,000 का अपने सामान वापस किया है, तो आपने यहां पर लिखा 20,000 रुपए लेस ट्रेड डिस्काउंट भी है, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट कितने का है बेटा, 10% का। तो 20,000 का 10% 2,000, यानी सामान हो गया 18,000 का। डेबिट नोट क्या था 140, तो डेबिट नोट कितना हो गया यहां पर 140 हो गया। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, यहां पर आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी भी निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आपने परचेस किया होता है तब भी तो इनपुट दिया होगा, तो माल जब वापस आएगा तो वहां पर इसको करना पड़ेगा। तो इसका आपको क्या करना है, यहां पर आपको 18,000 का 6% निकालना है बेटा। तो ये कितना हो जाएगा 600, 6 8 जा 48, 4 गया 6 1 जा 6 और 4 10, यानी कि 1,080। अब 1,080 यहां पर हम डालेंगे, यहां पर आपने डाला ऐड कर देंगे आप सबसे पहले, तो ऐड इनपुट सीजीएसटी और ऐड इनपुट एसजीएसटी, तो वो ऐड करके सेम अमाउंट हम यहां पर डाल देंगे। 20 तारीख का भी ऐसा ही करेंगे। गुड्स है हमारे पास 50,000 का, इस पर आपको कोई भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिख रहा है, तो 50,000 आपको डालकर बस आपको जीएसटी लगाकर वैल्यू पुट करनी। सेम इस पर ये तीनों को हम करेंगे 10,000, मतलब रीजन अलग अलग है। देखो यहां पर रीजन नहीं था, यहां पर दे रखा है कि भाई सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं आया है, यहां पर आपको दे रखा है बाई मिस्टेक दे रखा है। तीनों को ही हमने रिटर्न में डालना है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि सर ये नहीं आएगा या वो नहीं आएगा। उसके बाद है सेल्स रिटर्न बुक। आपने परचेज पढ़ा, परचेज के साथ सेल्स पढ़ा, आपने परचेज रिटर्न पढ़ा तो परचेज रिटर्न के साथ सेल्स रिटर्न भी तो हो सकता है। आपने जो सामान को बेचा है, जब खरीदा हुआ माल तो वापस कर रहे हो और बेचा हुआ माल वापस नहीं आया, ऐसा कहीं से होगा भाई? भाई आपने 500 का लिफाफा दिया था शादी में, तो 500 का ही वापस आएगा। इसी को तो हम कहते हैं, हम कॉमर्स वालों का सिस्टम। तो ये फॉर्मेट है आपका किसका, सेल्स रिटर्न का, जहां पर आपको दिख रहा है सेम है, बस यहां पर क्रेडिट नोट आ गया और यहां पर सेल्स रिटर्न दिख रहा है। जो आपने सेल्स बुक का किया था सेम वैसे ही चलता है। यहां पर आपको देखिए दे रखा है 6 अप्रैल को गुड्स वापस आया गंगा प्रसाद एंड कंपनी से, तो गंगा प्रसाद एंड कंपनी एक टेबल फैन 6,000 रुपए, तो यहां पर आप डाल दोगे गंगा प्रसाद कंपनी एक टेबल फैन, लिख देता हूं मैं ही, तारीख कितनी है 6 अप्रैल, 6 अप्रैल गंगा प्रसाद
एक टेबल फैन 6,000 रुपये, तो डिटेल्स में क्या आएगा 6,000 रुपये। और आपको कोई नोट नहीं दे रखा, ठीक है। उसके बाद 15% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट 6,000 का 10% 600 और 15% 900 रुपये, यानी ये आ गया आपका 5,100 रुपये। उसके बाद आपको 6% निकालना है, तो 5,100 रुपये का 6% निकालूंगा तो ये आएगा 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 306। तो 306 में इसमें ऐड कर दूंगा, ऐड। अब यहां पर आएगा आउटपुट, ठीक है। हो सकता है सेल्स बुक में भी मैंने इनपुट लिख दिया हो, देख लेता हूं एक बार। हाँ जी बेटा, देखिए यहां पर हमने इनपुट लिखा है, ये आउटपुट ही होगा, ठीक है। फ्लो में हो गया होगा। चलिए, तो यहां भी हम आउटपुट करेंगे कितना, 300 कितना आया था 306। तो 306 इनपुट CGST, सॉरी आउटपुट CGST, और 306 आउटपुट SGST। अब यहां पर 5100, यहां 306, यहां 306 और वहां पर टोटल। इस तरीके से आपको ये सारा करना है। रीजन अलग अलग है, लेकिन हम सबको क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे एज पर डिमांड। अब सर, जो परचेज में भी नहीं गया, जो ना गया सेल्स में, जो ना रिटर्न हो रहा है, ना ही गया कैश बुक में, ऐसे ट्रांजैक्शंस हमारे कहां जाते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन हमारा पार्ट बनते हैं जर्नल प्रॉपर का। किसका पार्ट बनते हैं, जर्नल प्रॉपर का। इन एंट्रीज में हमें छानबीन करके निकालना पड़ता है कि कौन सा जर्नल में जाएगा और कौन सा कहां जाएगा। क्या होती है सर, आफ्टर द सब डिवीजन ऑफ जर्नल इनटू वेरियस सब्सिडरी बुक, journal remains only a residuary book in which only those transactions are recorded which cannot be recorded in any other subsidiary book। ऐसे ट्रांजैक्शन जो और कहीं गए ही नहीं, बनता ही नहीं था भाई, तो वहां क्यों डालेंगे, तो ऐसे ट्रांजैक्शनों को हम कहां डालेंगे, जर्नल प्रॉपर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मशीनरी उधार खरीदी है, तो खरीदी उधार है लेकिन खरीदी मशीन है। एसेट्स खरीदी है, नगद भी नहीं खरीदी है, तो परचेज में भी नहीं आएगा, और नगद नहीं खरीदी तो कैश में भी नहीं आएगा, तो आएगा कहां, जर्नल प्रॉपर में। सो कह रहा है ना ही इसको रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में, ना ही इसको रिकॉर्ड करेंगे परचेज बुक में। रीजन कि कैश बुक रिकॉर्ड वही करता है जो कैश के ट्रांजैक्शंस होते हैं, और परचेज बुक वही रिकॉर्ड करता है जो उधार खरीदा है लेकिन परचेज ऑफ गुड्स, लेकिन वो परचेज ऑफ एसेट रिकॉर्ड ही नहीं करता। इसीलिए परचेज ऑफ मशीन एक एसेट्स रिकॉर्ड करा जाएगा जर्नल प्रॉपर में। तो सर, ऐसे कौन कौन से तरीके के ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल प्रॉपर में। सबसे पहला, ओपनिंग एंट्री। याद होगा, जब हम एक नई साल में आते हैं तो हमारे पास एसेट्स भी होती हैं और लायबिलिटीज भी होती हैं। उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप एक एंट्री पास करते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। जितनी भी एसेट्स हैं उसको डेबिट कर देते हैं और जितनी भी लायबिलिटीज है उसको क्रेडिट कर देते हैं। अगर एसेट साइड का अमाउंट ज्यादा आता है, यानी डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा आता है, तो लायबिलिटी यानी सीआर साइड में क्या डालते हैं, कैपिटल। और अगर लायबिलिटी साइड का अमाउंट ज्यादा आता है, यानी सीआर साइड का अमाउंट ज्यादा आ गया, तो एसेट साइड में क्या डालते हैं, गुडविल। यानी ये एंट्री जो रिकॉर्ड होती है वो कहां होती है, जर्नल प्रॉपर में। दिस एंट्री इज पास्ड टू ब्रिंग द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वेरियस एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल अपीयर इन द बैलेंस शीट। जो उनका लास्ट का बैलेंस है उसको ट्रांसफर करने के लिए इस एंट्री को पास किया जाता है। और क्या आता है, क्लोजिंग एंट्री। वहां पर ओपनिंग एंट्री आ रहा था, यहां पर क्लोजिंग एंट्री आता है। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जो हमने ट्रेडिंग बनाया, प्रॉफिट लॉस बनाया, नेट प्रॉफिट को असरटेन करने के लिए, इस पर्पस के लिए हम जो नॉमिनल अकाउंट है उसको क्लोज करते हैं। ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री आर पास फ्रॉम ट्रांसफरिंग एन अमाउंट और द बैलेंस ऑफ वन अकाउंट टू अनदर, जैसे कि हम ट्रांसफर करते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। याद होगा, जब आप नेट प्रॉफिट में से कैपिटल साइड में लायबिलिटीज में डाल रहे थे कैपिटल, वहां पर आप ड्रॉइंग्स को क्या कर रहे थे, लेस कर रहे थे, तो ट्रांसफर कर रहे थे।
वो निजी खर्चे के लिए हमने इस्तेमाल किया, कैपिटल में से पैसा निकाल लिया या और पैसा डाल दिया, वो हमारी क्या है, ट्रांसफर एंट्री। कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज भी होती हैं। एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट एंट्रीज आर रिकॉर्डेड टू रिकॉर्ड सर्टेन अनरिकॉर्डेड आइटम, जैसे कि ऐसी चीजें जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में पढ़ा था, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेप्रीशिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सारी एंट्रीज को हम एडजस्टमेंट करके डालते हैं जो हमारा जनरल प्रॉपर का हिस्सा बनती है। या फिर ऐसी एंट्री जो आपने रेक्टिफाई करने के लिए पास करी, आपने कोई एंट्री गलत कर दी थी, अब उस गलत एंट्री को आपको सही करना पड़ेगा और सही करने के लिए आप जनरल प्रॉपर में उसको डालते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी किसमें आती हैं, जनरल प्रॉपर में। चलिए देख लेते हैं। और बाकी मिसलेनियस एंट्रीज, जैसे कि परचेज ऑफ एन एसेट्स ऑन क्रेडिट, उधार किसी एसेट्स को खरीदा या उधार किसी एसेट्स को बेचा। बैड डेब्ट्स को राइट ऑफ किया, आपने किसी को डिस्काउंट अलाउड किया या डिस्काउंट रिसीव किया। बिल्स रिसीवेबल है या बिल्स पेबल इशू किया, या आपने किसी को एंडोर्स किया यानी अपना बिल उठाकर किसी और को दे दिया। जो आपने बिल्स पहले ही डिस्काउंट करवा लिया था वो डिसऑनर्ड हो गया, बीपी आपका कैंसिलेशन हो गया, पर्सनल यूज के लिए आपने गुड्स को निकाला या गुड्स का नुकसान हो गया या लॉस बाय फायर हो गया या आपने गुड्स को चैरिटी में दे दिया। ये सारे हमारे मिसलेनियस एंट्रीज हैं जो किसका पार्ट बनते हैं, जर्नल प्रॉपर का। चलिए ये आपके साथ एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं और विद फॉर्मेट हम इसको जरा करके भी देखते हैं। डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट। देखिए बेटा, सबसे पहला है 5 मार्च। 5 मार्च मेरे लिए बहुत ही प्यारी डेट है क्योंकि मेरी बेटी का जन्मदिन है, मेरी बेटी का बर्थडे आता है 5 तारीख को, तो ये डेट मेरे लिए तो बहुत प्यारी, लिखवा भी लेता हूं मैं। हाँ जी, तो 5 मार्च को क्या हुआ है, 5 मार्च, और 5 मार्च को तो बैड डेब्ट्स हो गया था। देखो, सुनील हु ओन्ड एज 50,000। देखो अब इसको आपको पैसे के नजरिए से नहीं देखना है, इसको घाटे के नजरिए से देखना है। सुनील जिसने 50,000 रुपए हमसे लिए थे वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड हो गया और उससे 40% पैसा रिकवर हुआ। 50,000 का 40% यानी 20,000। अगर मैं इस अमाउंट की एंट्री करना चाहूंगा तो मैं कैसे कर सकता हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू जिससे पैसा आया है, बैड डेब्ट्स अकाउंट के हिसाब से। बट यहां पर मैं क्या देख रहा हूं, यहां पर देख रहा हूं मैं नुकसान। तो जर्नल में कितना आएगा, वैसे एंट्री हमारी कैश वाली तो कैश में चली गई, लेकिन बचा कितना, 30,000 रुपए अभी भी बचा है बैड डेब्ट्स में। उसकी एंट्री क्या करूंगा मैं, बैड डेब्ट्स अभी भी है हमारे पास, बैड डेब्ट्स अकाउंट DR टू सुनील। कितने का सर, 30,000 का, 30,000। ये एंट्री पास हो गई। नेक्स्ट, 10 मार्च को एक ओल्ड मशीनरी वाज सोल्ड टू कैलाश 10,000। 10 मार्च को 10,000 की मशीन बेच दी। हाँ जी, अब मशीन बेचा है, हमने बेचा किसको, कैलाश को। कैलाश के पास जा रही है मशीन, एंट्री क्या होगी, कैलाश DR टू मशीनरी। 10 मार्च एंट्री क्या होगी, कैलाश DR टू मशीनरी। कितने की, 10,000 रुपए, क्योंकि ये और कहीं जाना बनता ही नहीं था भाई, ये मिसलेनियस आइटम्स के हिसाब से हमने यहां पर इसको रिकॉर्ड कर दिया। चलिए और क्या है, 12 मार्च प्रोपराइटर विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज कैश एंड गुड्स 4,000 का। इसकी आप एंट्री क्या करते, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और टू परचेज। और ड्रॉइंग्स टू कैश वाली एंट्री तो चलेगी कैश बुक में, बचा क्या, ड्रॉइंग्स टू परचेज, तो ये हमारा कहा जाएगा जनरल प्रॉपर में। परचेज कितना है, 4,000 का, तो ये हमारी कितनी तारीख की है,
ये है 12 मार्च की, 12 मार्च ड्राइंग्स अकाउंट DR टू परचेज। परचेज क्यों लगाया? क्योंकि ये हमारा जो गुड्स है कभी चोरी हो जाएगा, जल जाएगा, चैरिटी में दिया जाएगा, तो हर बार आप परचेज को क्रेडिट करेंगे। कितना? 4000 रुपए का। चलिए, हाँ जी। उसके बाद 15 तारीख को जो गुड्स था 40,000 का वो जल गया साहब, लॉस हो गया। और लॉस कैसे हुआ है? लॉस बाय फायर। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी कितनी तारीख को? 15 मार्च। तो एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट DR टू परचेज। वो कौन सा डायलॉग था? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है। तो वही चीज है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। अमाउंट कितना है बेटा? 40,000 का, 40,000 का। उसके बाद आपसे कह रहा है इंश्योरेंस कंपनी ने ये जो फायर इंश्योरेंस आपने करवा रखा था, क्लेम 25,000 का एक्सेप्ट कर लिया। तो 25,000 का एक्सेप्ट कर लिया तो आपने वो भेजा होगा लॉस बाय फायर टू इंश्योरेंस कंपनी। अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो 20 मार्च की एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR टू लॉस बाय फायर। कितना एक्सेप्ट कर लिया बेटा? 25,000। उसके बाद कह रहा है अ बिल रिसीवेबल फॉर 10,000 एंडोर्स टू मिस्टर मेहता। मिस्टर मेहता को आपके पास एक बिल था, वो बिल आपने उनको एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स का मतलब आपने उनको बिल दे दिया। तो बिल अब कौन रिसीव कर रहा है? मेहता जी रिसीव कर रहे हैं। और ये बिल कौन सा है? बिल रिसीवेबल है। तो एंट्री क्या पास करेंगे? मेहता DR टू बिल्स रिसीवेबल। मेहता DR टू बिल्स रिसीवेबल। वेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च 15,000। हो आउटस्टैंडिंग वेजेस है। हो अगर वेजेस पेड की होती तो एंट्री क्या करते? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और यहां पर पेड नहीं करी सर, आउटस्टैंडिंग है। अब आउटस्टैंडिंग है तो एंट्री क्या करेंगे? वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना अमाउंट है? 15,000 का। और कितनी तारीख है? 31 तारीख। अब आप यहां देख रहे होंगे कि सेम डेट के ट्रांजैक्शन हैं, 31 मार्च और 31 मार्च। याद होगा इसके लिए हम कौन सी एंट्री का नाम देते थे? कंपाउंड जर्नल एंट्री का नाम देते थे। इंश्योरेंस प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 2,000। हमने जो इंश्योरेंस का पेमेंट किया है उसमें से कुछ प्रीपेड भी है। प्रीपेड का मतलब होता है जो इस साल से रिलेट नहीं कर रहा, आने वाली साल का भी पैसा मैंने अभी से ही दे दिया है, तो मुझे इस साल में उसे क्या करना पड़ेगा? लेस दिखाना पड़ रहा है। लेकिन यहां पर मुझे उसकी एंट्री पास करनी है, तो एंट्री क्या होगी? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट DR टू इंश्योरेंस, अमाउंट आ जाएगा 2,000। तो ये तो बेटा आपके सब्सिडी बुक जो चैप्टर है उसका पार्ट है। परचेज बुक करा आपने, सेल्स बुक करा आपने, उसके बाद परचेज रिटर्न देखा आपने, सेल्स रिटर्न देखा आपने, उसके बाद देखा आपने जर्नल प्रॉपर। अब मैं आपको कुछ चीजें बता दूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोग बेटा क्या करिएगा, 4 क्वेश्चन लीजिएगा जर्नल के। कितने सर? 4 क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन लीजिएगा जो कुछ एडवांस क्वेश्चन हो, यानी जिसमें ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट शामिल हो, जिसमें स्पेशल एंट्रीज वाले हो, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीपेड वाले, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला। और उसी क्वेश्चन का आप जर्नल बनाइएगा, उसी क्वेश्चन का आप लेजर बनाइएगा, उसी क्वेश्चन का आप कैश बुक बनाइएगा, और उसी क्वेश्चन के आप ट्रायल बैलेंस बनाइएगा। आपका जो रिवीजन है वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से हो जाएगा।
अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये बताइए, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट करवा दिया, आपने स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट भी करवा दिया, आपने डेप्रीशिएशन भी करवा दिया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी करवा दिया, जर्नल भी करवा दिया, बेसिक भी करवा दिया और सब्सी बुक भी करवा दी, लेकिन एक चैप्टर अभी ऐसा है जो सर अभी आपने नहीं करवाया है, जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। अगर आपको लगता है कि इस चैप्टर के अलावा यानी ट्रायल बैलेंस के अलावा भी कोई आपको ऐसा चैप्टर लग रहा है कि सर इसे भी करवा दी, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हमने सारी चीज कवर करी है। बीआरएस तो भूल गए बताना, बट अगर आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा चैप्टर ऐसा है जिसका आपको रिवीजन की नीड है। मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी हम प्रोवाइड करें। तो गब्बर आर्मी, ये था आज का वीडियो सब्जी बुक के ऊपर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपके बहुत सारे डाउट्स इस वीडियो से क्लियर किए होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना कि कैसी तैयारी चल रही है, एकदम फोड़ दोगे या नहीं फोड़ दोगे, आग लगाने के लिए तैयार हो या नहीं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। गब्बर सर, गब्बर आर्मी।